सेकेंड वीडियो ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ जीएसटी। अब आप किसी भी जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स में प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करते हैं, उस चीज़ के लिए भी कुछ बातें की गई है। गुड्स के लिए अलग, सर्विसेज के लिए अलग। सो वी विल स्टडी अबाउट इट इन डिटेल। The place of supply provisions determine the place that is taxable jurisdiction where the tax should reach. Place of supply वो जगह होती है जो प्लेस होती है यहाँ पर टैक्स पहुँचना चाहिए। उसके दो डिटरमिनेंट्स हैं। नेचर ऑफ सप्लाई जो होती है कि किस टाइप का मटेरियल आप सप्लाई करते हो, उसके बेसिस पे आपके दो डिटरमिनेंट्स हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई और लोकेशन ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई और लोकेशन ऑफ सप्लायर जो है वो नेचर ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करते हुए कि जैसे कि सप्लाई अगर इंट्रा स्टेट है कि इंटर स्टेट है। इंट्रा स्टेट सप्लायर्स मतलब जो सप्लाईज हो रही है विद इन अ स्टेट। अगर कोई स्टेट है जैसे कि मध्य प्रदेश, उसी स्टेट के अंदर जो भी सप्लाई हो रही है वो आगे आपके इंट्रा स्टेट सप्लायर्स। और इंटर स्टेट सप्लायर्स मीन्स जो कि आउटसाइड दी कोई स्टेट हो रही है, जैसे फ्रॉम पर्टिकुलर स्टेट दैट इज़ गुजरात टू राजस्थान। नाउ प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स, इसके अंदर हम फॉलोइंग टॉपिक्स पढ़ेंगे। 6 टॉपिक्स इसमें दिए। मूवमेंट्स ऑफ गुड्स, नो मूवमेंट ऑफ गुड्स, गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड एट साइट्स, गुड्स सप्लाइड ऑन अ वेसल, कन्वेंस और प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड एंड इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट। मूवमेंट ऑफ गुड्स, मूवमेंट ऑफ द गुड्स के लिए लोकेशन ऑफ द सप्लाई क्या होगी, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी। जहाँ पर टर्मिनेट हो रही है डिलीवरी, जहाँ पर आपको मिल रही है प्रोडक्ट की, वो प्लेस ऑफ सप्लाई। जैसे कोई गुड्स जो है वो गुजरात से उत्तर प्रदेश जा रहा है, तो अगर गुड्स जो है वो उत्तर प्रदेश में मिल रहे हैं तो दैट पर्टिकुलर इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। Supplier delivery goods to a recipient or any other person on the direction of a third person by a wire transfer of document of title to the goods or otherwise according to section 10 1 subsection B। मतलब कि सप्लायर जो होता है कि रिसिपिएंट की बजाय किसी थर्ड पर्सन को गुड्स दे दे ऑन द रिसिपिएंट के कहने पर। जैसे कि कोई सप्लायर है दिल्ली में, वो जो है उसको गुड्स देने थे हरियाणा में जो एक सप्लायर है उसको, लेकिन हरियाणा वाले ने, सप्लायर ने कहा कि दिल्ली वाले को कि आप वो ग्रुप जो भी मेरा पार्सल है वो दिल्ली में ही मेरा एक बंदा रहता है उसको दे दो। तो व्हाट ही डिड दैट ही गिव दैट पर्टिकुलर टू रिसिपिएंट सी इन न्यू दिल्ली। So this is the supply of goods. Location of principal place of a business of the third person, that is हरियाणा। सप्लाई चार्जेबल टू IGST। अब जो प्लेस ऑफ सप्लाई है, अब इस कंडीशन में क्या होगी, जिसको हमको ओरिजिनल में गुड्स देने थे और वो जो ओरिजिनल में जिसको गुड्स देने थे वो जो पर्सन है हरियाणा में, उसको हमें गुड्स देने थे, तो वो होगी प्लेस ऑफ सप्लाई। और हमें जो टैक्स भरना पड़ेगा वो IGST है, क्योंकि इंटर स्टेट गुड्स सप्लाई होगा तो इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स हमें जो है वो पे करना पड़ेगा। नो मूवमेंट ऑफ गुड्स, अगर गुड्स की कोई मूवमेंट नहीं हो रही है तो जहाँ पे डिलीवरी हुई है रेसिपिएंट की, जहाँ मिल गया गुड्स हैं वहाँ पे कर दो। फिर गुड्स अगर असेंबल्ड है, इंस्टॉल्ड जहाँ हो रहे हैं, वो एक प्लेस ऑफ सप्लाई उसकी हो गई। अगर हम किसी फ़्लाइट वगैरह में जा रहे हैं तो वो उसका जहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स वो हो गया। या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइन, जहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स डिटरमाइन नहीं किए जा सकते, तो वो उसको इस तरह से डिटरमाइन किया जाएगा जो GST काउंसिल से प्रिस्क्राइब्ड वे हैं। फिर प्लेस ऑफ एम्प्लॉय ऑफ गुड्स, इम्पोर्ट, गुड्स इम्पोर्ट हो रहे हैं मतलब निर्यात, यानी कि बाहर से हम लोग कोई चीज़ें जो हमारी कंट्री में बुला रहे हैं, तो इम्पोर्टर जहाँ पे लोकेटेड है, जैसे कि कोई टेक्सटाइल मर्चेंट है सूरत में, उसने अपना सामान जो है वो किसी दूसरी कंट्री जैसे कि चाइना से मंगाया है, तो टेक्सटाइल वाला जो सूरत में है वो आपका इम्पोर्टर जहाँ लोकेटेड है वो प्लेस ऑफ सप्लाई गुड्स है, और वहाँ पे आपको GST देना पड़ेगा। और एक्सपोर्ट जहाँ पे आपके आउटसाइड द इंडिया जहाँ पे अपने गुड्स पहुँचाए, जैसे कि यू हैव रीच्ड द वैक्सीन, आपने वैक्सीन किसी और कंट्री से दी, पुणे से वैक्सीन जो है आपने यूक्रेन में भेजी, तो वो एक्सपोर्ट उस बेस पे होगा। फिर प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विसेज के लिए डोमेस्टिक सप्लाई, डिफरेंट पोजीशंस है प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने के लिए। सर्विसेज जो है एक इंटेंजिबल है, मतलब कैसे उसका प्लेस ऑफ सप्लाई को इजीली अल्टर्ड किया जा सकता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है उसको पता लगाने के लिए, जैसे कि सर्विस प्रोवाइडर या सर्विस रिसीवर सर्विस जो होती है वो इजीली असर्टेन नहीं की जा सकती, क्योंकि वहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होता। सर्विस हमें मूवमेंट में नहीं दिखती, वो इंटेंजिबल है। वो इंटेंजिबल मतलब समथिंग एक
चीज़ जो कोई टच नहीं कर सकता, हाथ नहीं लगा सकता। फॉर सप्लाई सर्विसेज द फिक्स्ड लोकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर इज़ नॉट मैंडेटरी। एक सप्लाइंग की कोई सर्विस है तो उसके लिए कोई फिक्स सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, और इवन सर्विस रेसिपिएंट में भी कोई मूवमेंट में हो सकता है। समटाइम जो सेम एलिमेंट होता है वो ही बहुत ज़्यादा लोकेशंस पे जाता है। एक ही सर्विसमैन कहीं ज़्यादा लोकेशंस पे आप देखते हो जाता है, और सर्विस जो होती है वो कंटिन्यूसली होती है, तो वो न्यूअर चैलेंजेस होती हैं। आप कैसे डिटरमाइन करते हैं सप्लायर ऑफ द सर्विस? सप्लाई अगर प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर विच रजिस्ट्रेशन इज ऑब्टेंड, ठीक है, ऐसी जगह से हो रही है जहाँ से कोई रजिस्ट्रेशन है, जैसे कि कोई एलजी का सर्विस पर्सन आया, वहाँ से सर्विस हो रही है, तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है वो है उस चीज़ का, ऑब्टेन किया हुआ है, तो वो उस जगह एलजी का ऑफिस रजिस्टर्ड है, तो वो लोकेशन ऑफ द बिजनेस हो गई। फिर सेकंड आपका आ गया फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट एल्सवेयर। कोई फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट है, कोई कंपनी है, वहाँ से सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो आपकी लोकेशन हो गई। और मोर देन वन इस्टेब्लिशमेंट वेदर प्लेस ऑफ बिजनेस फिक्स्ड और establishment business of location of the establishment more directly concerned with the provision of supply। अब आपका बिजनेस कहीं है, इस्टेब्लिशमेंट कहीं है, तो फिर आपका जो जहाँ से आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो वो मेन सप्लाई पॉइंट हो गया। और अगर ये सब प्लेसेस ही नहीं है तो फिर यूजुअल जहाँ पे रेसिडेंट से सप्लायर का जो उसका घर है वो उसका सर्विस प्रोवाइडर का, वो हो गया सप्लाई केस में। अ प्लेस ऑफ सप्लाई इन केसेस ऑफ सर्विसेज में हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इन इंडिया। इसमें आपको टोटल 13 पॉइंट्स दिख रहे हैं और सेक्शन 12-14 तक के प्रोविजंस हैं, उनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है, और जो ये पहला है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लिया। फिर नेक्स्ट मोमेंट में देखते हैं जनरल रूल सेक्शन 12(2) के अकॉर्डिंग देखते हैं। द रूल इज़ एप्लीकेबल अगर सप्लाई ऑफ सर्विसेज कोई सी भी कैटेगरी पे आ नहीं रही है, जो भी ज़्यादा प्रोविजंस दिए गए हैं सेक्शन 12 के अंदर जितने भी प्रोविजंस दिए उनके कोई सी भी कैटेगरी में अगर सर्विस नहीं आ रही है तो आप फिर इसमें जाएंगे जो जनरल रूल है। जैसे कि प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है तो फिर उसकी लोकेशन है एज मैंने कहा था, और अगर अनरजिस्टर्ड है तो जो उसका घर एड्रेस है वो उसकी लोकेशन है, और फिर अगर उसका एड्रेस भी अवेलेबल नहीं है रेसिपिएंट का तो फिर सप्लायर की जो लोकेशन है वो। सर्विस जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी या बोट या वेसल के लिए हो रही है, तो वो सबसे पहला है डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टीज़। इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के लिए जो सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे कि इंटीरियर डेकोरेटर। इमूवेबल मतलब प्रॉपर्टीज़ यानी कि वो प्रॉपर्टीज़ जो मूव नहीं किए जा सकती। आर्किटेक्ट घर के लिए दे रहा है, इंटीरियर डेकोरेटर घर के लिए दे रहा है, सर्वाइवर है, इंजीनियर है, एस्टेट एजेंट है, ये सब किसी चीज़ों के लिए दे रहे हैं। फिर ग्रांट ऑफ राइट्स टू यूज़ इमूवेबल प्रॉपर्टी और फॉर कैरिंग आउट कोऑर्डिनेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क। अगर आप कोई घर का मकान वगैरह का काम करते हो, घर बनाने का काम करते हो कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, तो उसके लिए ये सेक्शन में है सेक्शन 12 सबसेक्शन 3। फिर लॉजिंग अकोडोमेशन, लॉजिंग और अकोडोमेशन मतलब रहने वहने की जगह, होटल हो गया, लॉज, इन हो गए, गेस्ट हाउस हो गए, क्लब्स, हाउस बोट हो गई, वेसल्स हो गए, होम स्टे हो गई। फिर नेक्स्ट इज अकोडोमेशन इन एन इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर ऑर्गेनाइजिंग। आप किसी ऑर्गेनाइजिंग इवेंट के लिए उस जगह पर रह रहे हो, जैसे कोई मैरिज रिसेप्शन या फिर कोई कल्चरल रिलीजियस बिजनेस फंक्शन है। यस, फिर नेक्स्ट इज सर्विसेज एंसिलरी टू द अबव मेंशन्ड सर्विसेज। इनसे एंसिलरी जो भी सर्विसेज हैं, सर्विसेज इन रिलेशन टू एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, बोट, वेसल, 12-13 के लिए, उन सारी चीज़ों के लिए अगर आपकी प्रॉपर्टी इंडिया में है तो वो लोकेशन हो गई, और आउटसाइड इंडिया है तो फिर रिसिपिएंट की लोकेशन। 12(3)(a) से D तक हम IGST को सबसेक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी, बोट या वेसल जो है मोर देन एक स्टेट में है या एक टेरिटरी से ज़्यादा है, तो उसको ट्रीट किया जाएगा is made in each of respective state or union territory in proportion to the value of services separately collected or determined in terms of agreement। आपके जो भी सर्विसेज है, आपको जो भी आपने एग्रीमेंट के टर्म्स में दिया हुआ है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, उसके हिसाब से आप ट्रीट करोगे उस प्रोपोर्शन में, इसलिए सेपरेटली डील करोगे। और अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो फिर क्या होगा
कि जो भी वैल्यू ऑफ सर्विसेज होगी 2 स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज़ में, वो शैल बी डिटरमाइन होगी ऑन द रीजनेबल बेसिस, जो भी प्रोवाइड किया जाएगा। अब सर्विसेज इन रिलेशन टू, जो भी सर्विसेज हैं, जैसे कि ब्यूटी पार्लर में सर्विसेज होती है, ब्यूटिशियन आपको सर्विस देती है, आप जाते हो किसी रेस्टोरेंट में, किसी केटरिंग सर्विसेज में, कोई पर्सनल ग्रूमिंग्स के लिए, फिटनेस क्लब्स भी आजकल जैसे जिम्स वगैरह हैं, हेल्थ सर्विसेज हैं, प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरीज वगैरह होती हैं। तो इन सब के लिए जहाँ भी ये सर्विसेज परफॉर्म की जा रही है वहाँ पे लोकेशन ऑफ सप्लाई हम लोग बताएंगे। फिर ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज, जहाँ ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल हो रहा है तो रिसिपिएंट रजिस्टर्ड के लिए लोकेशन होगी और रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड के लिए जहाँ पे सप्लाई प्लेस परफॉर्म किए। फिर जैसे एडमिशन, इवेंट्स और अम्यूजमेंट पार्क और अदर प्लेसेस सेक्शन 12(6). सो कल्चरल, आर्टिस्टिक, स्पोर्टिक, साइंटिफिक, एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट, अम्यूजमेंट पार्क, जहाँ पर भी ये सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है बाय ऑर्गेनाइजेशन